नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है इमेज एडिटिंग बेसिक्स के मॉड्यूल में। आज के मॉड्यूल में हम इमेज एडिटिंग के बेसिक्स जानेंगे और ये देखेंगे कि हम एक रॉ इमेज या फिर आउट ऑफ द कैमरा इमेज को किस तरह से प्रोसेस करते हैं। इसी चीज़ के लिए मैंने अभी 3 इमेजेस ली हैं जिसको मैं एक एक करके आपको प्रोसेस करके दिखाऊंगा। और हम लोग अडोबी का लाइटरूम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे जो कि बेसिक इमेज एडिटिंग के लिए परफेक्ट है। तो आइए अब हम सॉफ्टवेयर में तीनों इमेजेस को ले जाते हैं और वहाँ से एक एक करके उनको एडिट करना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ लाइटरूम सॉफ्टवेयर को पहले से ही खोल के रखा है और इसके अंदर हम तीनों इमेजेस को ऐड करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से एक एक इमेज को एडिट किया जाता है। ये हमारी तीनों इमेजेस हैं जिसको हम लाइटरूम में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। और इसके बाद में इसको हम इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद में हम डेवलप मॉड्यूल में जाते हैं जहाँ पे इमेज एडिटिंग हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये अभी हम इसके लाइब्रेरी सेक्शन के अंदर हैं जिसके अंदर अब तक की सारी इंपोर्टेड इमेजेस इसके अंदर देखी जा सकती हैं। कौन से हार्ड डिस्क के अंदर, कौन से फोल्डर में कौन सी इमेजेस आपने कब कब एडिट की थी, वो सारी हिस्ट्री इसके अंदर एक्सेस की जा सकती है। और एक बार हमने जो एडिटिंग इसमें की वो उसमें सेव रहती है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और डेवलप मॉड्यूल क्लिक करते हैं ताकि अब हम एक एक इमेज एडिट करके देख सकें। अब इस ऊपर वाली मेन्यू बार को हम लोग हाइड कर देंगे ताकि हमको ज़्यादा स्पेस मिले जिसमें हम आराम से एडिट कर सकें। लेफ्ट में प्रेजेंट है प्रीसेट्स जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक एक प्रीसेट अप्लाई करने से हमारी इमेज एडिटिंग कैसी होती है। बट आज हम प्रीसेट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम मैनुअली देखेंगे कि कैसे एक एक चीज़ को एडिट किया जाता है। इसलिए हम ये लेफ्ट में प्रीसेट वाली चीज़ को भी हाइड कर देते हैं और अब हम लोग एडिट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इमेज लेता हूँ एक लैंडस्केप की, जो एक बेसिक लैंडस्केप है जिसके अंदर हमारे पास एक सिंगल इमेज है जिसको हम एडिट करना चाहते हैं। ये इमेज क्लिक की गई है न्यूट्रल सेटिंग के अंदर। इसका न्यूट्रल सेटिंग का मतलब ये होता है, और रॉ सेटिंग के अंदर ये इमेज क्लिक की गई है रॉ और न्यूट्रल सेटिंग के अंदर। चालू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये तीनों इमेजेस रॉ में क्लिक की गई है, ये जेपेग कंप्रेस्ड इमेजेस नहीं है, ताकि हम एडिटिंग का ऑप्शंस का और कैमरे के सेंसर का पूरा उपयोग ले सकें एडिटिंग के अंदर। तो अभी हम पहले इमेज से स्टार्ट करते हैं जो कि एक लैंडस्केप की फ़ोटो है और रॉ इमेज होने के साथ साथ ये एक न्यूट्रल सेटिंग में क्लिक की गई है। इसका मतलब इसके अंदर शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, कलर्स सब चीज़ें एक न्यूट्रल और नॉर्मल लेवल पे है। इसमें कुछ भी ज़्यादा या कम नहीं है। बट अब हम हमारे हिसाब से इसको एडिट करना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप जैसे ही इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको राइट साइड में ऑप्शन मिलता है कि आप वाइट बैलेंस और टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्योंकि ये शाम का वक्त है तो तकरीबन वाइट बैलेंस कैमरा ने ऑटो सही कैप्चर किया है। बट मुझे लगता है इसके अंदर, जैसा कि मैं वहाँ पे खुद प्रेजेंट था ये फ़ोटो लेते वक्त, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा स्काई में और ज़्यादा कलर्स थे, और ज़्यादा ऑरेंजिश कलर्स थे और ज़्यादा पिंक कलर्स थे। तो मैं उनको वापस से रिकवर करना चाहूँगा। तो अभी मैं टेम्परेचर में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाऊँगा तो आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा ऑरेंज हो गया। हमें इतना नहीं बढ़ाना है, हम टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पे। और हम, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि ये सनसेट के बाद का वक्त है तो स्काई में थोड़ा सा पिंक कलर भी था, तो मैं वापस से पिंक को रिकवर करना चाहता हूँ थोड़ा सा। एंड इसके बाद हमारे पास एक्सपोजर और कॉन्ट्रास्ट जैसे टैब्स हैं प्ले करने के लिए। थोड़ा सा हम एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारे नीचे वाले एरिया के अंदर हमको डिटेल काफ़ी कम दिख रही है। एंड शेडोज़ के अंदर तो अभी हम लोग इसके बाद कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने से अब थोड़ी सी हमें जो माउंटेन्स की आउटलाइन है वो थोड़ी सी प्रॉपर और डिफाइंड दिख रही है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है हाईलाइट, शैडोज़, वाइट्स एंड ब्लैक्स। तो ज़्यादातर केसेस में हम हाईलाइट्स और शैडोज़ पे काम करने के लिए रॉ इमेजेस का इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि रॉ इमेजेस में ये डेटा होता है कि वो रिकवर कर सकता है। ये देखिए, हाईलाइट मतलब जो एरिया ब्राइट है उसके अंदर कितनी डिटेल प्रेजेंट है, ये फंक्शन उसको कंट्रोल कर सकता है। और ये फंक्शन जब भी अच्छी तरह से काम करेगा जब हमारे पास रॉ इमेजेस हो काम करने के लिए। सेम जो डार्क एरियाज़ है उसके अंदर कितनी डिटेल है वो शेडोज़ वाला एरिया अपन को कंट्रोल करने देता है। बट ये भी उसी पे डिपेंडेंट है कि क्या हम एक रॉ इमेज के साथ काम कर रहे हैं जिसके अंदर इनफ डेटा है तो हम लोग शेडोज़ और हाईलाइट्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं। मेरे हिसाब से, मैं क्योंकि ये थोड़ा सा शाम का वक्त है तो शेडोज़ को ज़्यादा ओपन करना ये एक तरह से दोपहर जैसा इसको सीन बना देगा, वो गलत भी है। तो हम लोग हाईलाइट्स को थोड़ा सा रिकवर किया हमने
यानी हमको थोड़ा सा ठीक कलर मिले। शैडोज़ को हमने हल्का सा बढ़ाया, आप देखेंगे वहाँ पे हमारा टेंट भी है, ये हम वहाँ पे रुके हुए थे जब। उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा ओवरऑल टेक्सचर को इसमें एडजस्ट करेंगे पूरी की पूरी इमेज में। उसके बाद मेनली क्लैरिटी को एडजस्ट करेंगे, जिससे आप देखेंगे कि पूरी की पूरी इमेज के अंदर एक डिटेल्स रिकवर हो गई हैं। बट इसको बहुत ज़्यादा करने से हमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी मिल जाती है, तो इसको हम हल्का सा छेड़ेंगे, हल्का सा आगे बढ़ाएंगे क्लैरिटी की वैल्यू। टेक्सचर को तो हम ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या गारमेंट या फिर ऐसी चीज़ के ऊपर काम नहीं कर रहे कि हमें टेक्सचर्स को ज़्यादा रिकवर करने की ज़रूरत है। डी हेज़ के अंदर आप देखेंगे तो एक तरह से आपको पूरा डी हेज़ के अंदर ऐसा ऑप्शन है कम या ज़्यादा करने का। ये भी गलत है बिल्कुल, ये भी बिल्कुल गलत है। ये इस तरह की एडिटिंग एक तरह से पूरे इमेज की फील को, पूरे इमेजेस के कलर को, हर चीज़ को डिस्टर्ब कर देती है। तो जो भी हमको करना है बिल्कुल हिसाब से थोड़ा थोड़ा करना है। उसके बाद हम लोग उसको कम ज़्यादा वैसे भी कर सकते हैं। तो डी हेज़ वाले ऑप्शन में हम लोग आते हैं और हमने हल्का सा इसको डी हेज़ किया ताकि हमें और अच्छी स्काई के अंदर कलर्स और रिकवरी मिल जाए। उसके बाद में हम लोग आते हैं वाइब्रेंस और सैचुरेशन। वाइब्रेंस और सैचुरेशन में फ़र्क है, सैचुरेशन मतलब वो एक तरह से कलर की वैल्यूज़ को बढ़ाता जाता है, और वाइब्रेंस मतलब एक पूरे की पूरे सीन को वो हल्का सा एक पंच दे देता है कलर्स के अंदर। तो देखेंगे आप, जैसे हमने वाइब्रेंस ये किया तो पूरे के पूरे कलर्स के अंदर थोड़ा सा पंच आ गया। सैचुरेशन में हर एक कलर बढ़ रहा है रादर देन पूरा सीन में। जो कलर उसके अंदर प्रेजेंट है सीन के अंदर वो अपनी वैल्यूज़ बढ़ा रहे हैं। और इस वाले में आप देखेंगे कि ऑरेंज कलर काफ़ी है, पिंक कलर है, ब्लू कलर है, तो वो थोड़ा सा प्रोनाउंस हो गया। तो हम लोगों ने थोड़ा सा सैचुरेशन इंक्रीज़ किया। और यहाँ पे एडिटिंग का मतलब ये है कि जिस तरह से मैंने उस सीन को उस वक्त एक्सपीरियंस किया था, मेरी कोशिश ये रहेगी कि एडिटिंग के अंदर कि मैं उसको उस लेवल पे लेके आ सकूँ जिस तरह की मेरी आंखें, उस लेवल पे लेके आ सकूँ जिस तरह से मेरी आंखें उस वक्त उस सीन को ऑब्जर्व कर रही थी। अभी हमने थोड़ा सा वाइब्रेंस बढ़ाया है, थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ाया है, हमने थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया था, हाइलाइट्स हमने थोड़ी सी रिकवर की। उसके बाद में आप इसी चीज़ को हाइलाइट्स, इसके बाद आप हाइलाइट्स, लाइट्स, डार्क्स, शैडोज़, इसी चीज़ को आप लोग इस फंक्शन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक तरह से कर्व का काम है, और कर्व भी हमको ऊपर नीचे बढ़ाने में ये सब चीज़ों में मदद कर सकता है। आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे लेफ़्ट वाले एरिया में आप जाएंगे तो आप शैडोज़ रिकवर कर सकते हैं, राइट वाले एरिया में जाएंगे तो आप हाइलाइट्स रिकवर कर सकते हैं। बट हम लोग अभी इतना स्पेसिफिक और इतना डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। बेसिक फंक्शंस को हमको समझने की ज़रूरत है, जो कि एक एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाइलाइट्स और शैडोज़ को कंट्रोल करना, उसके बाद में एक ओवरऑल क्लैरिटी को कंट्रोल करना, डीएज मतलब ओवरऑल रिकवरी करना उसके अंदर, और वाइब्रेंस और सैचुरेशन के साथ काम करना, एंड टेम्परेचर एंड टिंट भी। ये अगर बेसिक चीज़ों पर अगर हमारी पकड़ अच्छी है एडिटिंग के अंदर, तो कम से कम हमारी इमेज की फील या फिर उसमें ओवर एडिटिंग या अंडर एडिटिंग जैसी समस्या नहीं आएगी। उसके बाद में हम लोग चाहें तो इसके अंदर एक ऐसा ऑप्शन होता है कि हम लोग एक एक पर्टिकुलर कलर को भी ऊपर या नीचे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ऑरेंज कलर है, काफ़ी ऑरेंज और येलो कलर। तो मैं इसके अंदर अगर मैं सैचुरेशन में सिर्फ ऑरेंज के पास जाता हूँ, सैचुरेशन में अगर मैं सिर्फ ऑरेंज को जाता हूँ, तो हम लोग यहाँ सिर्फ ऑरेंज कलर को छेड़ सकते हैं और बाकी पिक्चर के अंदर कोई सा भी एरिया टच नहीं होगा। मेरे को लगता है ऑरेंज को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा ही उस वक्त दिख रहा था। और हम चाहें तो थोड़े से पर्पल और मजेंटा यानी पिंक वाली टोन्स के अंदर भी काम कर सकते हैं, ये देखेंगे आप। बट ये तो ज़्यादा है, हम लोग इसको हल्का सा बढ़ाएंगे ज़रा सा। और ब्लू वाले एरिया के साथ भी आप छेड़ सकते हैं कि ब्लू वाले एरिया को आप कितना ब्लू रखना चाहते हैं, कितना कम रखना चाहते हैं। अब हमने थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लिया। ह्यू मतलब अब हम एक पर्टिकुलर कलर की टेंट को छेड़ सकते हैं यहाँ पर। जैसे हम अगर वापस ऑरेंज कलर उठाएं तो अब ऑरेंज कलर के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं कि किस तरह के चेंजेस होंगे। वो ज़्यादा येलोइश टाइप का होगा, ज़्यादा रेडिश टाइप का होगा, या फिर जैसे नेचुरल है ऑरेंज, हम उसको वैसा ही रहने देंगे। अभी पिंक में देखेंगे कि हम किस तरह का पिंक करना चाहते हैं उसको। तो अभी हम ये नहीं छेड़ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद में शार्पनिंग वाले केस में इसमें ऑलरेडी थोड़ी सी शार्पनिंग हो रखी है, और ज़्यादा शार्पनिंग करने से वापस से इमेज के अंदर नॉइज़ आ जाती है।
और उसी को कंट्रोल करने के लिए है नॉइज़ रिडक्शन। तो आप देखेंगे कि मेरे को ऐसा लगता है कि हमको थोड़ा सा ग्रेन मिल रहा है यहाँ पे इमेज के अंदर। ये देखिए, ये आप देखेंगे तो हल्का हल्का ग्रेन प्रोड्यूस हो गया है शार्पनिंग के कारण और हमारी प्रोसेसिंग के कारण। उसको थोड़ा सा ऑफसेट करने के लिए हम हल्का सा नॉइज़ रिडक्शन बढ़ाएंगे। नॉइज़ रिडक्शन बढ़ाने में एक प्रॉब्लम है कि जैसे हम नॉइज़ रिडक्शन ज़्यादा बढ़ाते हैं तो उससे इमेज काफ़ी सॉफ्ट हो सकती है, उसकी डिटेल्स और उसकी शार्पनेस कम होती है। तो हमें आइडियली तो उस केस में इमेज को लेके ही नहीं जाना है कि हमें नॉइज़ रिडक्शन के थ्रू उसके अंदर डिटेल्स निकालनी पड़े। बट जो थोड़ा सा इसमें नॉइज़ आया है, जो कि थोड़ा सा प्रोसेसिंग के वक्त आ जाता है, एंड स्पेशली ये लो लाइट वाली सिचुएशन में लिया हुआ फ़ोटो है, तो इसलिए हम लोग इसको हल्का सा नॉइज़ रिडक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं। उसके बाद हम प्रोफाइल करेक्शन में जाते हैं सीधे। प्रोफाइल करेक्शन में जो हमारे कैमरा की मेक और लेंस के मेक के कारण उसके अंदर जो गड़बड़ियाँ होती हैं, जो उसके अंदर डिस्टॉर्शन होता है या फिर कभी कभी अलग कलर की बैंडिंग आती हैं या फिर एजेस के ऊपर अलग अलग कलर्स दिखते हैं, उस तरह की चीज़ को ऑटोमेटिकली रिमूव करने का इसमें फंक्शन है, रिमूव क्रोमेटिक एब्रेशन। तो इसमें एब्रेशन रिमूव हो जाता है। एंड प्रोफाइल करेक्शन, तो कौन सा लेंस कौन सा कैमरा, वो उसमें ऑलरेडी मेरा डेटा लगा हुआ है। जैसे ही मैंने इमेज यहाँ लोड की तो इसने पहचान लिया कि ये निकॉन कैमरा के वाइड एंगल लेंस से लिया हुआ है, तो उसके हिसाब से इसने इसका डिस्टॉर्शन करेक्ट कर दिया, इसके चारों तरफ जो थोड़ी सी डार्कनेस थी उसको करेक्ट कर दिया। ये देखेंगे ये फ़र्क है। तो मेरे हिसाब से अभी हमारी इमेज शुरुआत से लेके एंड तक हम एक बेसिक इमेज एडिटिंग इस पर कर चुके हैं। एंड अब आप देखना चाहेंगे कि बिफ़ोर एंड आफ्टर, तो हम लोग बिफ़ोर में जो हमने रॉ इमेज थे वो ऐसे स्टार्ट किया था और फाइनल इमेज हमारी ये है। इसके बाद हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट के अंदर हम लोग चाहें तो हमारा एक फ़ोल्डर बना सकते हैं, फाइनल इमेज एडिट करके, फाइनल इमेज एडिट। उसको एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर हम डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं और हम JPEG क्वालिटी में कलर स्पेस sRGB और अडोबी RGB जनरली वो कलर स्पेस है जिसमें कैमरा फ़ोटोज़ को क्लिक करता है। एटलीस्ट मैंने मेरे कैमरे में ये सेटिंग कर रखी है। और sRGB वो कलर स्पेस है जो जनरली वेब यूजेस के लिए काम आता है। तो अगर आपको इस फ़ोटो को अल्टीमेटली इंटरनेट पे कहीं डालना है, अपने सोशल प्रोफाइल पे या फिर किसी वेबसाइट पे, तो हम लोग इसको फाइनली sRGB कलर स्पेस में एक्सपोर्ट करेंगे। हम इसकी क्वालिटी को 100% ही रख रहे हैं, हम इसमें कोई साइज़ चेंजेस नहीं कर रहे और नहीं कोई इमेज के साइज़ में चेंजेस कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी एक्सपोर्ट दबाएंगे तो हमारी इमेज एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब इसके बाद हम आते हैं एक और लैंडस्केप इमेज में, जहाँ पे एक बीच पे फ़ोटो लिया गया है और हमारा वापस से शाम का वक्त है, सनसेट का वक्त, तो वापस से कलर्स के साथ हमें काफ़ी प्ले किया जा सकता है और एक ही रॉ इमेज है। अब इसके अंदर हम लोग शुरुआत से एक एक चीज़ करना शुरू करते हैं। एक टूल जो पिछले फ़ोटो में मैंने आपको नहीं बताया था वो है कलर पिकर टूल। वो जनरली ऐसी चीज़ के लिए काम आता है, जैसा कि हमने वाइट बैलेंस वाली चैप्टर में समझा था कि परफेक्ट वाइट या परफेक्ट न्यूट्रल कलर को उसी तरह से परफेक्ट वाइट या न्यूट्रल दिखाना, वही काम वाइट बैलेंस करेक्शन का होता है। तो ये कलर पिकर टूल में हम लोग उसको बता सकते हैं कि कौन सा एरिया इस इमेज के अंदर एकदम न्यूट्रल कलर है। यहाँ पे हालांकि न्यूट्रल कलर वाला कोई एरिया है नहीं, क्योंकि ग्रीन ग्रास है, उसके बाद में कुछ कलर्स प्रेजेंट हैं ओशन के अंदर भी, और ये वापस से ग्रीन है, ब्राउन है, और इसके अंदर भी कलर्स प्रेजेंट। तो हमारे पास कोई न्यूट्रल एरिया नहीं है। बट मान लीजिए कि अगर हम मानते हैं कि ये क्लाउड्स बिल्कुल वाइट हैं और हम इसको ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसको बिल्कुल वाइट समझें, तो इस हिसाब से ये इसको वाइट, जैसे हमने इस पर क्लिक किया इसने इसको वाइट की तरह ट्रीट किया और उस हिसाब से इसने पूरी की पूरी इमेज का कलर बैलेंस एडजस्ट कर दिया। बट अब इसमें ये पता नहीं पड़ रहा कि ये शाम का वक्त है, जैसा कि हमने ओरिजिनली क्लिक किया था। तो ये भी एक तरीका हो सकता है स्टार्ट करने का एडिट। बट क्योंकि इमेज एडिट करते वक्त हमें पता है कि हमने किस सिचुएशन में क्लिक किया था और किस तरह का एडिट हमको बनाना है, तो मैं वापस से इसको रिवर्ट कर लेता हूँ और हम लोग अभी वापस से शाम वाले सीन में आ गए। ऐसे ही आप देखेंगे कि अगर मैं इसको, जैसे मैंने इसको वाइट बताया, अब मैं वाइट, अगर इस ग्रीन कलर को वाइट बोलूँगा तो उस हिसाब से पूरा एडजस्टमेंट कर देगा कि इसको अगर न्यूट्रल कलर मानेगा। तो ये काफ़ी मतलब ऑल्दो भी एक्यूरेट नहीं है चीज़, और इस तरह के सीन में ज़्यादातर इसका टूल का यूज़ होता भी नहीं है। ये टूल यूज़ होगा प्रोडक्ट फोटोग्राफी में, या फिर जब हम आर्किटेक्चर फोटोग्राफी में इंटीरियर्स की फ़ोटोज़ ले रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट या हमारा ग्रे कार्ड रहता है जिसके थ्रू हम लोग कलर पिक कर सकते हैं। तो अभी हम इसको स्किप करते हैं और फाइनली हमको पता है ये शाम का वक्त है, तो हम इसको एडिट करना चालू करते हैं। अभी हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे था बीच पे और वो बहुत ही सुंदर सनसेट था और बिल्कुल कलरफुल था। बट चूँकि मैंने न्यूट्रल सेटिंग्स के अंदर मेरी इमेज क्लिक की है, जिसमें मैं चाहता था कि मैक्सिमम डिटेल्स आए मेरे कैमरे के थ्रू, तो उसके अंदर कलर्स अभी काफ़ी फीके हैं।
वही हमको रिकवर करना है एडिटिंग के थ्रू। तो हम थोड़ा सा वापस से इसको इंक्रीज़ करते हैं। हम हल्का सा एक्सपोजर भी बढ़ाएंगे इसमें। हमने हल्का सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया ताकि हमको अच्छा पंच मिल जाए नीचे रिफ्लेक्शन में भी। और उसके बाद में मेरे को ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में थोड़ी सी डिटेल कम हो रही है, तो हम थोड़ी सी रिकवरी हाईलाइट्स की कर सकते हैं। ये रिकवरी हो गई है। हल्की सी शैडोज़ हम रिकवर कर सकते हैं। और वाइट बैलेंस शायद थोड़ा सा ज़्यादा ऑरेंज की तरफ जा रहा है, हम लोग हल्का सा कम करेंगे ताकि ब्लू कलर प्रॉपर्ली रिवील हो सके। उसके बाद हम लोग वापस से इसमें टेक्सचर का यूज़ लेते हैं। डी हेज में हम देखेंगे कि फिर से एक अच्छा पंच मिल जाएगा ओवरऑल फ़ोटो को। हल्का सा हम वाइब्रेंस इंक्रीज़ करेंगे यहाँ पे और सैचुरेशन बढ़ाएंगे। ये अब तकरीबन उस कलर के आसपास आ रहा है जैसा मुझे याद है कि मैंने उस सीन में उस वक्त देखा था वहाँ पे। नॉइज़ रिडक्शन यहाँ करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। हम देख सकते हैं कि डिटेल थोड़ी गायब हो रही है जो भी हमने प्रोसेसिंग की। उसके बाद में हल्का सा हम नॉइज़ रिडक्शन बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। और ये हम प्रोफाइल करेक्शन कर रहे हैं हमारे कैमरे और लेंस के हिसाब से। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और ब्लू को थोड़ा सा प्रोनाउंस करने के लिए हम पर्टिकुलर एरिया में जाके इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। वो तो एक बेसिक हमने ऊपर एडिटिंग अप्लाई कर दी, अब हम एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जाके भी काम कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक तो ब्रश टूल है और एक ग्रेडियंट टूल है। तो ब्रश टूल का हम इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि हम इस रिफ्लेक्शन वाले एरिया में क्या कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन वाले एरिया को थोड़ा सा डार्क होना चाहिए और मेरे हिसाब से इसके अंदर हल्का सा ब्लू ज़्यादा होना चाहिए। तो हम टेम्परेचर के अंदर ब्लू साइड लेके जाएंगे हल्का सा। बाकी सब वैल्यूज़ को 0 यानी मिड लेवल पे रखेंगे। शार्पनेस को भी वापस से 0 लेवल पे रखेंगे। और हल्का सा मैं इसमें कॉन्ट्रास्ट यूज़ करता हूँ। और तो आप देख सकते हैं कि कैसे इस ब्रश टूल से हम एक पर्टिकुलर एरिया में जाके इन्हीं सब सेटिंग्स को वापस से अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमको ये देखना हो कि हमने किस एरिया में ब्रश को चलाया है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मास्क ओवरले। हमने इस पर्टिकुलर एरिया में ब्रश को चलाया है जो दिखा सकता है हमें। इसको हम डन करते हैं और अब मैं ग्रेडियंट टूल का इस्तेमाल करता हूँ। इससे मैं इस पर्टिकुलर एरिया में ये बता सकता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीज़ अप्लाई होगी और इसका स्पिल इस वाले एरिया में भी होगा। अगर मेरे को स्पिल नहीं चाहिए तो फिर मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर खींच सकता हूँ। ये देखिए, जब हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो सिर्फ उस एरिया में ब्लू या ऑरेंज की क्वांटिटी को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारा अभी टोन है जो नेचुरल लेवल पे है तकरीबन। इस पर्टिकुलर एरिया में हम कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने से स्काई और बादलों के बीच में हमको अच्छी डिटेल मिल गई। इसको हम थोड़ा सा इसकी हाईलाइट खींच सकते हैं। हाईलाइट खींचने से ये होगा कि अब इस पर्टिकुलर स्काई वाले एरिया में हमारी डिटेल और बेहतर हो गई है। बट शायद ये टेम्पल वाला एरिया काफ़ी डार्क हो गया, तो हम लोग शैडो से हल्का सा शैडो वापस से इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये एक और इसमें मेरे को लगता है कि हम लोग थोड़ा सा क्रॉपिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे इमेज को बेहतर पर्सपेक्टिव देने के लिए। तो ये हमारा बिफोर और आफ्टर है। तो इमेज एडिटिंग का पर्पज़ यही है कि जब हम न्यूट्रल सेटिंग्स में क्लिक करते हैं ताकि हम कैमरे के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स ले पाएँ, उसके रॉ फॉर्मेट में हम लोग क्लिक करते हैं। तो उसको फिर हम तो इमेज एडिटिंग का पर्पज़ यही है कि जब हम रॉ फॉर्मेट और न्यूट्रल सेटिंग्स में क्लिक करते हैं तो हम कैमरे से ज़्यादा कलर लाइट की इन्फॉर्मेशन निकाल पाएँ। और एक बार हमने हमारा इमेज फ्रेम कर लिया, उसके बाद में एडिटिंग के अंदर हम वापस से उन कलर्स को रिकवर कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं और डिटेल्स और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रॉ इमेज के अंदर ये सब डेटा रहता है जो एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर ईजिली एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो चलिए अब हम थर्ड और लास्ट इमेज पे चलते हैं, जिसमें हम एक छोटा सा पोर्ट्रेट लिया गया है। तो हम एक पोर्ट्रेट पे भी काम करेंगे यहाँ पे।
इसमें आप वापस से देखेंगे कि हाइलाइट्स और शैडोज़ काफ़ी हद तक सब कुछ फ्लैट है और सब कुछ एक जैसा एक्सपोजर लग रहा है, जबकि ऐसा था नहीं वहाँ पे। ये कैमरे का रॉ डेटा है, इसलिए इस तरह से सब चीज़ों को फ्लैट दिखाता है, कलर्स को भी, हाइलाइट्स और शैडोज़ को भी। तो हमारा आइडिया वापस से उसको रिकवर करना है। तो अभी सबसे पहले तो हम कॉन्ट्रास्ट में वापस से थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट रिकवर करेंगे। ये देखिए कॉन्ट्रास्ट कम करते हैं, कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा करते हैं, हमारा थोड़ा सा सब्जेक्ट अलग से स्टैंड आउट हो गया। थोड़ा सा हम एक्सपोजर बढ़ा के और कॉन्ट्रास्ट कम करेंगे। उसके बाद हम हाइलाइट्स को हल्का सा रिकवर करेंगे, थोड़ी क्लैरिटी बढ़ाएंगे। ये हम एक बेसिक इमेज एडिटिंग कर रहे हैं, उसके बाद में हम लोग फाइन ट्यून कर सकते हैं एक एक एरिया में जाके। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा डिहेज करेंगे ताकि थोड़ा सा सब्जेक्ट और स्टैंड आउट हो जाए, पंची महसूस हो, और थोड़ी सी कलर्स और रिकवर हो जाए। इसके बाद हम थोड़ा सा वाइब्रेंस बढ़ाएंगे, सैचुरेशन बढ़ाएंगे। तो आप देखेंगे कि इनके फेस पे ये हल्की सी पिंक कलर की टोन आ रही है। हम इस पिंक टोन को रिमूव कर सकते हैं, और जैसा हमने पिछली बार जाना था, वो सैचुरेशन वाले एरिया में हम पर्टिकुलर कलर को छेड़ सकते हैं। तो हम इसमें पर्पल टोन को गायब कर सकते हैं। वो देखिए पर्पल टोन गायब हो रही है, कम हो रही है। उसको हम पूरा गायब तो नहीं करेंगे क्योंकि वो नेचुरल सेटिंग्स के कारण ही ऐसा उनके फेस पे है, बट हल्का सा हम उसको टच करेंगे तो हम उसको कम कर सकते हैं। सैचुरेशन शायद हम थोड़ा सा और कम कर सकते हैं। अब उसके बाद में जैसे हमारा एक ग्रेडियंट टूल था, ऐसा ही रेडियल फिल्टर टूल है, जिसमें हम एक पर्टिकुलर एरिया को रेडियल तरीके से उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमारी सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं एक्सपोजर बढ़ाऊँगा तो इस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ के सारी जगह एक्सपोजर बढ़ रहा है। अब हमारे सब्जेक्ट को ढंग से स्टैंड आउट करने के लिए हम बाकी के सारे एरिया के अंदर थोड़ी सी एक्सपोजर कम कर रहे हैं, ब्राइटनेस कम कर रहे हैं। इससे हमारा सिर्फ सब्जेक्ट ही अच्छी तरह से स्टैंड आउट हो रहा है। और थोड़ा सा देखिए, तो ये एक तरह से हमारा सॉर्ट ऑफ फाइनल रिजल्ट हो रहा है। इसमें हम हल्की सी नॉइज़ रिडक्शन अप्लाई कर सकते हैं, वापस से प्रोफाइल करेक्शन करते हैं। तो ये हमारी पोर्ट्रेट एडिट हो गई। अब इसके अंदर हम लोग चाहें तो पर्टिकुलर एरियाज़ को एडिट कर सकते हैं, जैसे कि स्किन को और इनके आईज़ को। उसके लिए हम वापस से इधर जाएंगे ब्रश टूल पे। ब्रश टूल पे आप चाहें तो इस पर्टिकुलर एरिया को, इसमें अगर आप क्लैरिटी बढ़ाएंगे, इन सब वैल्यूज़ को वापस से 0 कर लेते हैं, और इस पर्टिकुलर एरिया में अगर हम क्लैरिटी बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप देखेंगे इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमने क्लैरिटी वाला फ़िल्टर अप्लाई किया, और इस कारण से आईज़ की शार्पनेस और उसके अंदर डिटेल्स अच्छी हो गई। तो अभी आईज़ ज़्यादा शार्प दिख रही हैं। अब अगर हमको मान लीजिए स्किन पे भी थोड़ा सा काम करना है, जो कि इस पोर्ट्रेट में ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये रियल लाइफ पोर्ट्रेट है, इसमें ज़रूरत नहीं है, बट सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैं बता सकता हूँ कि हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर कैसे। और ये जैसे ही हम लोग जब ब्रश फिल्टर को क्लिक करते हैं तो ये बता देता है कि एक बार ब्रश फिल्टर यूज़ हो चुका है यहाँ पे। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, ये बता देता है कि कौन से एरिया में हमने ब्रश फिल्टर को अप्लाई किया था। आँख वाले एरिया में दिखा रहा है यहाँ पे। अब जैसे हम इसको क्लैरिटी को कम करेंगे यहाँ पे, ताकि हम स्किन की थोड़ी सी स्मूथनिंग कर सकें। तो देखिए स्किन की स्मूथनिंग हो गई यहाँ पे, मतलब स्किन के जो थोड़े से इम्परफेक्शंस हैं यहाँ पे, उसको कम किया जा सकता है। हालांकि ऐसी रियल लाइफ पोर्ट्रेट में इस तरह की एडिटिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बट कभी फैशन पोर्ट्रेट्स में या फिर ब्यूटी पोर्ट्रेट्स में या फिर कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर आपको क्लैरिटी कम ज़्यादा करके एक पर्टिकुलर एरिया का टेक्सचर ज़्यादा करना है या कम करना है या स्मूथ करना है, वो चीज़ें सब इजीली मैनेज की जा सकती हैं। जैसे मैं क्लैरिटी बिल्कुल कम करूँगा तो आप देखेंगे कितनी स्मूथ स्किन दिख रही है, जो कि काफ़ी हद तक अननेचुरल भी लग रहा है, बट ऐसा इसमें पॉसिबिलिटी है। तो हम इसको थोड़ा सा कम करके छोड़ देते हैं यहाँ पे, और ये हमारी इमेज ऑलमोस्ट रेडी हो गई। इसमें हम बिफोर आफ्टर देखते हैं। तो ये था हमारा इमेज एडिटिंग, जिसमें हमने 3 इमेजेस पे काम किया, और बेसिक आइडिया कन्वे करने का ये था कि हम लोग न्यूट्रल सेटिंग्स में क्लिक करें, रॉ टाइप इमेज क्लिक करें, और उसके बाद में हम उसको एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी हद तक मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इमेज एडिटिंग बेसिक्स मॉड्यूल के अंदर यही सब बताने को था दोस्तों।
मुझे उम्मीद है कि आप जो भी सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल है, आप उसके ऊपर जाके अपने कैमरे की फ़ाइल को अपलोड करेंगे और फिर आप कोशिश करेंगे कि आप उसके अंदर सारी की सारी सेटिंग्स चेंज करके देखें कि क्या क्या मैनेजेबल है, किस किस सेटिंग पे क्लिक करने से हमको ज़्यादा फ्रीडम मिलती है एडिटिंग के वक्त, और आपका सॉफ्टवेयर क्या क्या सपोर्ट करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और अपनी इमेज को उस स्तर पे ला पाएंगे जिस स्तर पे हमारी आँखें उस सीन को देख रही हैं।